हेलो गाइस, आप सभी का MK हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों, आज की 9वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ डॉक्टर का अपहरण सीखने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। इनका जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। यह एक बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली हैं। इन्होंने इस विज्ञान कथा में जीवन की किसी घटना का रोचक वर्णन किया है। डॉक्टर का अपहरण यह एक विज्ञान कथा है। इसके माध्यम से हमें मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। यहाँ इस कथा में जो है इन्होंने बताया है कि जो मशीनों की संख्या बढ़ रही है उसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और बीमारियां भी बढ़ रही है। इस पाठ में हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद हम पाठ की शुरुआत करते हैं। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसीलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि इन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। इस परिच्छेद में लेखक ने बताया है कि डॉक्टर के अचानक लापता होने का समाचार कुछ दिन पहले ही अखबार में आ चुका था। उसके बाद क्या हुआ था कि एक दिन रात के 2 बजे उनके घर की बेल बज उठी और उसके अनुसार हमेशा की तरह जो डॉक्टर भटनागर हैं वो उठ गए और अपना बैग वगैरह लेकर वो आगे चल पड़े। उनकी पत्नी हमेशा की तरह जो है बिस्तर पर यूं ही पड़ी रही, क्योंकि वो जानती थी कि रोज ऐसे ही होता है। कोई मरीज अगर सीरियस होता या अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता, उन्हें घर बुलाकर ले जाता। अगला पैराग्राफ। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यह मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। शाम तक भी जब भटनागर डॉक्टर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया था। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए हैं। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से ये सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। अब इस परिच्छेद में हुआ ये था कि डॉक्टर साहब उस दिन जो रात चले गए थे, सुबह देर तक वो घर नहीं लौटे। उनकी पत्नी को चिंता हुई। पहले सोचा कि मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है सीधे अस्पताल चले गए हैं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं मिली। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने जो है अपनी पति के खो जाने की उन्होंने सूचना दे दी इस तरह से। और उन्होंने वहाँ पर बताया कि एक बड़े पहियों वाली गाड़ी जो है
आकर उन्हें ले गई है। वो भी उन्होंने सवेरे जब घर के बाहर सड़क पर उस फुटपाथ पर वो जो पहियों के निशान उन्होंने देखे थे, इस वजह से उन्होंने वैसा अंदाज़ा लगा लिया कि बड़े पहियों वाली गाड़ी में वे चले गए हैं। अगला पैराग्राफ। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हों। अब इस परिच्छेद में हमें बताया गया है कि कई दिन बीत चुके हैं, उनकी कोई सूचना नहीं मिली, जो कि डॉक्टर का अपहरण हो चुका था और उनके लिए कभी कोई शुभ समाचार भी नहीं मिला था। इसलिए शंका भी जो है हो रही थी कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। ऐसे कोई शंका करना भी व्यर्थ था। पुलिस केवल 2 सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक कि गुंडों ने उन्हें छुपा लिया होगा उनसे पैसे वसूल करने के लिए, या दूसरा कोई डाकू दल उन्हें ले गया होगा किसी डाकू का इलाज करने के लिए। दिन पर दिन बीतते गए। भटनागर की पत्नी जो है इंतज़ार में रहती थी और ये जो रहस्यात्मक ढंग से गायब हो गए हैं, इससे सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग भी भयभीत और परेशान हो गए थे। वहाँ पर जो है भय का वातावरण बन गया था। उनकी पत्नी हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और उन जैसे कि वो डॉक्टर भटनागर के आने का इंतज़ार कर रही हो। अगला परिचय। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और ऊपर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजने लगी। सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वो हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं। मुझे यहाँ कर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा ये भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। अब इस परिच्छेद में कहा गया कि कई महीने बीत गए हैं और उसके बाद भटनागर की पत्नी ने जो है दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे और उन्हें लगा कि डॉक्टर साहब शायद आ गए होंगे, लेकिन उन्हें सब चारों ओर ढूंढा, उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत पुलिस को सूचना दी और उस तरह से जो है पुलिस फिर से उनकी खोज शुरू कर दी, यानी कि उनकी फिर से एक बार छानबीन होने लगी कि किस तरह से गए हैं, क्यों गए हैं। और गाड़ी के निशान देखे, उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकी पुलिस। हाँ, लेकिन उन्हें जो है वहाँ पर एक सीढ़ी मिल गई थी। लिफाफे में वो बंद सीढ़ी थी और उस सीढ़ी के लिफाफे पर जो है श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा हुआ था और उसी समय तुरंत जो है वहाँ पर वो सीढ़ी सुनने की व्यवस्था की गई। जब लोग ये सुन रहे थे तब सभी लोग जो है परेशान हो गए। सीढ़ी में उन्होंने कहा था कि तुम लोग मुझे जो है मरा हुआ समझ रहे होंगे, लेकिन मैं अभी तक मरा नहीं और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कहा है कि करोड़ों मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले क्या सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वो हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर भी दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं। और अगला परिच्छेद।
हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो यह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने, बाजारें, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया है। इस परिच्छेद में लेखक हमें बता रहे हैं कि मेरी कहानी सुनो। अमेरिका में जब मेरा सम्मान हुआ था, वहाँ इस बारे में इन ग्रह के लोगों ने मेरी जानकारी हासिल कर ली थी और तभी से ये लोग मुझे अपहरण करने की योजना बना रहे थे। और उस रात जब मैं बाहर आया तब एक आदमी मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इससे पहले मैं वहाँ से छूटने के लिए विरोध करता, लेकिन वहाँ पर 3 लोगों ने मेरी बाहों को जकड़ लिया और मुझे पकड़ लिया और उसमें यान में डालकर ये यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। और उस समय मैं घबराहट के कारण बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो ये यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था और मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया था ताकि वहाँ के वातावरण में मैं रह सकूं। यहाँ आए मुझे बहुत समय हो गया है। यहाँ से मैं अगर भागने की कोशिश भी करता तो वो लोग मुझे भागने नहीं देते। और ये आज उन्होंने मुझे ये संदेश आपसे रिकॉर्ड करके आपके पास भेजने की अनुमति दे दी है। डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोगों ने विज्ञान में बहुत प्रगति की है, वे आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से जाते हैं। यहाँ भी लोगों के रहने के लिए घर बने रहते हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियाँ हैं, मोटरें, सब कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल अलग अलग। अगला परिचय। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान लें कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण भी मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उनके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। अब इस परिच्छेद में हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये जो ग्रह है जहाँ पर ये लोग रहते हैं ये विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं रहे बल्कि वो क्या हुए मशीन बन गए हैं, क्योंकि उनका सारा काम मशीनों से ही होता है। उनका नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे आदमी का महत्व वहाँ पर कम होता गया और मशीनों का महत्व वहाँ पर ज़्यादा होता गया। हर काम के लिए वहाँ पर मशीनें और वहाँ के लोग मशीनों के गुलाम हो गए हैं। और वहाँ के लोगों को इन दिन रात मशीनों से काम करते करते उनके एक रोग जड़ गया है वहाँ के लोगों को कि अचानक उस रोग से
मनुष्य का अंग सड़ना शुरू हो जाता है और उसके बाद आदमी जो है तुरंत मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्होंने अभी तक नहीं मालूम है, इसलिए उन्होंने जो है ये सब रोग का कारण जो है यही मशीनें हैं। ये मशीनें जो है मनुष्य को नाकारा बना रहे हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर का नाम सुना तो उन्होंने सोचा कि इस जो बीमारी आई है, जो रोग जड़ा है, इसे ठीक करने के लिए हम इस डॉक्टर का अपहरण करेंगे। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया है और इसका कारण उन्हें बता दिया कि हम भी विज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, मशीनों की संख्या हमारी भी बढ़ चुकी है, हम भी तेज़ी से उन्नति कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इस ग्रह के जो लोग हैं, जिस तरह से अभी बीमार हो रहे हैं, उनके शरीर के अंग अवयव जो सड़ रहे हैं, उसी तरह से एक दिन हमारी भी पृथ्वी पर मशीनों के कारण सभी वातावरण दूषित हो सकता है और उसी तरह से हमारा भी अवस्था हो सकती है। इस तरह से उन्होंने बताया है। और लेखक बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं कि आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर, ये सब भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोगों ने भी इन सब मुसीबतों को जो है झेल चुके हैं वे, और उन्होंने तब उन्हें उस पर ध्यान नहीं दिया और आज उनकी यह स्थिति हो गई है। इस प्रदूषण के कारण, बढ़ती मशीनों के कारण ये जो है सड़न रोग वहाँ के लोगों को हो चुका है। तो डॉक्टर साहब ने ये भविष्य में हम पर भी ऐसे ही गुजरेगा, इस तरह से उन्होंने कहा है। अगला परिच्छेद। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए इन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। इस परिच्छेद में हमें लेखक बता रहे हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि वहाँ पर जो है मशीनें, कारखाने, वो सब कुछ होने के कारण ऐसी बीमारियाँ वहाँ पर जड़ गई है। तो और हमें कह रहे हैं कि देश विज्ञान में इतना जो आगे बढ़ चुका है तो वहाँ पर चिकित्सा शास्त्र कैसे पीछे रह गया है। तो इसका कारण यह है कि यहाँ पर जो वहाँ के जो लोग हैं, मजबूत शरीर के, मजबूत चमड़ी वाले वहाँ के लोग हैं और उन पर वहाँ की हवा पानी का कोई असर ही नहीं होता, इसलिए वहाँ पर उन्हें चिकित्सा शास्त्र की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, जब वो बच्चे रहते हैं तब उनकी शरीर जो है उनका नर्म रहता है, उसके बाद जो है वह धीरे धीरे सख्त होने लगता है। इसी तरह से उन पर आज जो मुसीबत आई है उसका जो है, उस मुसीबत को ये टालने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर लाया है। अंतिम पैराग्राफ। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इसके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात में सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार हो सकता है, इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल ये कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। यहाँ पर लेखक डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये जो है वहाँ के लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया है और वहाँ की जो बीमारी है उसका इलाज मुझे करने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं अकेला इसके लिए संभव नहीं हूँ, बल्कि मुझे और
तो वहाँ के लोगों ने जो है और कई डॉक्टरों का अपहरण करने की योजना बनाई है और उसके अलावा कई वैज्ञानिकों का भी अपहरण करने की उन्होंने योजना बनाई है। और जो है वो इस तरह से मेरा अपहरण कर लिया, मैंने इस पर दवाई और उनका अंग प्रत्यारोपण करने की सोच लिया हूँ और दवाई बनाना है। तब तक जो अंग इनका सड़ रहा है वो काट कर उससे मनुष्य को छुटकारा दिलवा सकता हूँ, लेकिन यह अंग प्रत्यारोपण के लिए और दवाइयाँ बनाने के लिए जो सामान होता है वो मैं अकेला नहीं कर सकता। इस तरह से पाठ समाप्त हो चुका है। बीच में